एरोबिक रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करते हुए जैसा कि हमने ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल को कंप्लीट किया, इलेक्ट्रॉन चेन को भी हमने कंप्लीट किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कंप्लीट किया, जिसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। इन सब में आपने देखा कि एनर्जी की फॉर्म में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन में जो पूरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ है, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इन सबको इंक्लूड करके अगर इसके एनर्जी को एस्टिमेट करें, देखें कि कितना एनर्जी इसमें निकलता है, तो हम पूरे एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इस पूरी प्रोसेस में 4 ATP 10 NADPH2 या 10 NADH2 भी कह सकते हैं इन्हें, और 2 FADH2 रिलीज होते हैं। ऑल प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ये 4 ATP 10 NADH2 या NADPH2 और 2 FADH2 रिलीज़ हो रहे हैं। तो जैसा कि आप देखोगे कि NADPH2 या NADH2 का जो वन मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल या 1 NADH2 या 1 NADH2 या 1 NADPH2 में यहाँ P है, यहाँ P नहीं है। बेसिक डिफरेंस ऑफ फॉस्फेट, यानी 1 NADH2 से 3 ATP का प्रोडक्शन होता है। मीन्स एक NADH2 या एक NADPH2 में जो पावर है वो 3 ATP मॉलिक्यूल के बराबर है। मीन्स एक NADH2 से 3 ATP का फॉर्मेशन होगा। और इस पूरे प्रोसेस में आप देख रहे हो कि 10 NADPH2 या NADH2 का फॉर्मेशन हुआ है। तो जब एक मॉलिक्यूल 3 ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो 10 से जो ATP बनेंगे वो 30 ATP बनेंगे, यानी 30 ATP तो सिर्फ ये हमारा NADPH2 ही है, ये 30 ATP के बराबर एनर्जी बनाता है या 30 ATP को ये फॉर्म करता है। नाउ सेकंड है हमारा FADH2। जो FADH2 है, FADH2 के सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर जो पावर होती है ATP बनाने की, FADH2 का सिंगल मॉलिक्यूल 1 ATP का फॉर्मेशन करता है। अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 प्रोड्यूस अ सिंगल 2 ATP। जैसे यहाँ में लिखा हुआ है 1 FADH2 प्रोड्यूस 2 ATP, यानी एक FADH2 से 2 ATP बनेंगे। तो जब एक से 2 बनते हैं तो हाउ मैनी ATPs प्रोड्यूस बाय 2 FADH2? एज यूजुअल 4 ATP, यहाँ 4 ATP बनेंगे। तो आपने देखा 30 ATP यहाँ हो गए, 4 ATP यहाँ हो गए, और इस पूरे में जो आउटपुट होता है, जो प्रोडक्शन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो होता है 38 ATP के बराबर। 38 ATP बनते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। 38 ATP बनते हैं, जिसमें से आपने देखा कि 10 ATP हमारे यहाँ 30 ATP हमारे यहाँ बन गए, जो कि 10 NADH2 से बने हैं, और 4 ATP यहाँ बन गए जो कि 2 FADH2 से बने हैं। तो इस तरह से हम देखें तो अभी तक हमारे पास जो आउटपुट है वो 30 + 4 यानी 34 ATP का आउटपुट हमें मिला है। और टोटल जो ATP हैं वो 38 है। मीन्स 4 ATP और फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जो अनदर 4 मॉलिक्यूल हैं, जो 4 ATP हैं, वो सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन से प्रोड्यूस होते हैं, जैसा कि आपने सिस्टम में पूरा देखा जब आपने एरोबिक रेस्पिरेशन का सिस्टम पढ़ा। तो 4 यहाँ से हमें 4 ATP बन जाएंगे। तो टोटल जो ATP होंगे 30 ATP + 4 + 4 यानी 38 ATP का फॉर्मेशन होगा। टोटल 38 ATP का फॉर्मेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो एनर्जी आउटपुट कितना है इसका जो एनर्जी आउटपुट है वो 38 ATP है। 38 ATP की जो एनर्जी होती है, 38 ATP की जो एनर्जी है वो है 382.2 किलो कैलोरी के बराबर होती है। 382.2 किलो कैलोरी के बराबर होती है। 30 ATP से हमें 382.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। ओके, तो और जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उससे जो बेसिकली एनर्जी लिबरेट होती है नॉर्मल फॉर्म में, वो 686 किलो कैलोरी होती है। और रेस्पिरेशन से कितनी लिबरेट हो रही है? 382.2 किलो कैलोरी लिबरेट हो रही है। भाई जैसा कि आपको इसको एस्टिमेट देखने से लग रहा है कि ये जो 382.2 है ये 686 किलो कैलोरी एनर्जी है। और जब हम इसका
एफिशिएंसी निकालेंगे रेस्पिरेशन की, तो हम देखते हैं कि इसकी एफिशिएंसी कितनी आती है, 49.3 एफिशिएंसी आती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 49.3 है। इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया, हमने देखा कि 38 एटीपी हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में बन रहे हैं, और जो 38 एटीपी हैं इनकी जो एनर्जी लेवल है वो 382.2 के बराबर है। और नॉर्मली जो एक ग्लूकोज से एनर्जी लिबरेट होती है वो 686 किलो कैलोरी होती है। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 49.3 इसकी एफिशिएंसी आती है। ओके, तो जैसा कि आपको क्लियर हो गया कि इसके अंदर जो एनर्जी आ रही है वो 38 एटीपी इसके अंदर फॉर्मेशन हो रहा है, और ये एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 38 एटीपी हमारे बने हैं। In aerobic respiration, the complete breakdown of a glucose molecule yield 4 ATP, 10 NADH2 and 2 FADH2। यानी कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इस कंप्लीट ब्रेकडाउन से हमें क्या क्या मिल रहा है, 4 ATP मिल रहा है, 10 NADH2 मिल रहा है, और हमें 2 FADH2 यहाँ मिलते हैं, जिसका एनर्जी लेवल आप देख रहे हो कि 38 एटीपी के बराबर हो रहा है। द टोटल एनर्जी द स्टोर इज़ अबाउट 640 किलो कैलोरी। और यहाँ हम एनर्जी की बात करें तो इसमें जो एनर्जी स्टोर रहती है वो 640 किलो कैलोरी के लगभग होती है। डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम मेटाबोलाइट्स इज डिस्क्राइब्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि 4 एटीपी जो मिलते हैं वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से मिलते हैं। तो ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में क्या है, जो डायरेक्ट फॉर्मेशन होती है एटीपी की मेटाबोलाइट रिएक्शन से, उसे हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। यानी एटीपी डायरेक्ट बन रहे हैं मेटाबोलाइट से, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू, वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। ये जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है ये साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकता है। अगर ये साइटोप्लाज्म में होता है तो क्या होगा इसमें कि जो डाई पीजीए मीन्स डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का कन्वर्जन होता है पीजीए में। जब साइटोप्लाज्म में हो रहा है तो डाई पीजीए का कन्वर्जन हो रहा है पीजीए के अंदर, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, किस में, ऑक्सीजन सबस्ट्रेट लेवल जो फॉस्फोराइलेशन है इसमें, जब ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो सक्सिनाइल कोएंजाइम जो है वो सक्सिनिक एसिड बनाता है। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो हम देखते हैं सबस्ट्रेट लेवल जो फॉस्फोराइलेशन है ये मेटाबोलाइट से होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जो कि साइटोप्लाज्म में भी होती हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो रही हैं। अगर साइटोप्लाज्म में हो रही हैं तो ये कन्वर्जन होगा, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है तो होने वाला कन्वर्जन हमारा ये होगा। ओके, साइटोप्लाज्म में पीजीए बनेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनेगा, सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन इसके अंदर होता है। ओके, द एनर्जी प्रेजेंट इन रिड्यूस्ड कोएंजाइम, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड and the energy present in reduced coenzyme NADH2, NADPH2, FADH2 can be used either directly or through the production of ATP। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इनसे इतने ATP बन रहे हैं, इनसे इतने ATP बन रहे हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई जब इनका कन्वर्जन ATP के फॉर्म में हो, यानी एनर्जी ATP के फॉर्म में आए तभी उस एनर्जी को यूज़ कर सकें। ये जो एनर्जी है ये डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स ये जो एनर्जी कंपोनेंट हैं ये डायरेक्ट भी एज ए एनर्जी करेंसी यूज़ हो सकते हैं, ये भी एज ए एनर्जी करेंसी यूज़ हो सकता है, ये भी एज ए एनर्जी करेंसी यूज़ हो सकता है, और या फिर ये एटीपी में कन्वर्ट होकर भी इसको एनर्जी को यूज़ किया जा सकता है। मीन्स FADH2, NADH2 ऑल्सो एनर्जी कंपाउंड है, इनका डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इन द डायरेक्ट यूटिलाइजेशन, अगर इसका डायरेक्ट यूटिलाइजेशन होता है ऑफ एनर्जी, रिड्यूस्ड कोएंजाइम आर एम्प्लॉयड फॉर द रिडक्शन ऑफ ए सेकेंड सबस्ट्रेट। तो जो सबस्ट्रेट दूसरे सबस्ट्रेट हैं उनके रिडक्शन में ये एनर्जी काम आती है। मीन्स ऐसी जगह ही काम आएगी जहाँ और NADPH2 बने और FADH2 बने, में सेकंड जो सब्सटेंस होगा उसके रिडक्शन के काम आएगा। यानी जब ये यूज़ होंगे तो ये वहीं यूज़ होंगे जहाँ इनके जैसे सब्सटेंस का और प्रोडक्शन होगा।
Okay. The reduction of a second substrate, the energy is also transferred simultaneously to the later. The process is designated as oxidative coupling, या इसकी जो एनर्जी है वो ऑक्सीडेटिव कपलिंग में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। ओके अब ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कितने एटीपी बने, कितने FADH2 बने, एक NAD से कितने एटीपी बनेंगे या एक FAD से कितने एटीपी बनेंगे, क्या इनका एटीपी में कन्वर्जन होना ज़रूरी है या नहीं है, और ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसे हम कहते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। नेक्स्ट टॉपिक इज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है इसमें देखो इधर भी P है, इधर भी P है, इधर भी P है, इसको हम P या 3P और P3 पाथवे के नाम से भी जानते हैं। P 3P या P3 पाथवे के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इस पाथवे का जो दूसरा नाम है वो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन पाथवे या हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट भी है। डायरेक्ट ऑक्सीडेशन पाथवे और हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। या पाथवे भी कह सकते हैं उसको, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं HMP, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे या हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट भी कहते हैं इसको। और जो एक और नाम है ये है पेंटोज फॉस्फेट शंट। तो आपने देखा इसके कितने नाम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 P3 तो मिला के इसके 8 के करीब इसके नेम हो गए। ये सारे आपको एज इट इज़ लर्न करने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसे हम फॉस्फो ग्लूकोनेट शंट भी कहते हैं। फॉस्फोग्लूकोनेट शंट भी इसका नाम है। ओके, द लेटर टू नेम्स हैव बीन गिवन टू इट्स बिकॉज इट बाईपास द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। ये ग्लाइकोलिटिक जो पाथवे है उसका बाईपास है एक तरीके से, और ग्लाइकोलेट पाथवे का बाईपास होने के कारण ही इसके ये दो नाम रखे हुए हैं। इज अ बाईपास ऑफ ग्लाइकोलेट पाथवे। Okay, now I describe this direct oxidation pathway and pentose phosphate pathway. Okay, तो इसमें क्या होता है कि जो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन पाथवे है या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है, इसके अंदर इट इज़ एन अल्टरनेट पाथवे ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विच वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय बारबर्ग। ये जैसा कि हमने देखा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन की जो पाथवे है उसका ये अल्टरनेट है, मीन्स ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन क्रेब्स के अलावा इससे भी हो सकता है, इस पाथ से भी हो सकता है। इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था बारबर्ग, BURG जो बारबर्ग साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था और इन्होंने इसको एक अल्टरनेट पाथ कहा और कहा कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन इससे भी हो सकता है। फिर एक दूसरे साइंटिस्ट थे डिकेंस, DICKENS,
DICKENS, डिकेंस ने इसको फॉलो किया और इसको एलेबोरेट फॉर्म में बताया। मीन्स बारबर्ग ने इसको बताया था 1935 में, बारबर्ग ने इसको 1935 में बताया था और डिकेंस ने इसको 1938 में इसको बताया और एलेबोरेट किया और कहा कि एनिमल टिश्यूज में भी प्रेजेंट होता है। इसे हम PP अकर्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर भी हो सकता है, होता है और ये एनिमल टिश्यूज में भी हो सकता है। फॉरएवर 6 molecule of glucose, one is complete oxidized to carbon dioxide and water while the other 5 are regenerated। इसमें क्या होता है कि जो शुरुआत होती है वो 6 मॉलिक्यूल सब्सटेंस जो ग्लूकोज है उससे होती है, जिसमें से जो एक मॉलिक्यूल है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 का प्रोडक्शन होता है और बाकी जो 5 हैं एज इट इज़ बाद में रिजनरेट है, पुनः प्राप्त हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज़ लिंक्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ NADH2। यहाँ जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है वो NADH2 के फॉर्मेशन से संबंधित है, यानी NADH2 या NADPH2 भी लिख सकते हैं, उसके फॉर्मेशन से रिलेटेड है। मीन्स जब NADH2 बन रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, एनर्जी यहाँ बनेगी। ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय ATP, यानी ग्लूकोज जो है ATP से एनर्जी लेके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का स्टार्टिंग पॉइंट है फॉर पेंटोज साइकिल। इट अंडरगोज 2 डिहाइड्रोजनेशन द ओनली 2 ऑक्सीडेशन इन PP, इसकी जो स्टार्टिंग होगी वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से होगी। इसमें जो है डिहाइड्रोजनेशन होगा इसके अंदर और इसमें 2 ऑक्सीडेशन स्टेप्स कंप्लीट होंगे। बेसिकली क्या होता है, दो अ नंबर ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ टू यील्ड राइबोलोज 5 फॉस्फेट 2 molecules ऑफ NADH2 एंड अ molecule ऑफ CO2 इज रिलीज। जब ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस में CO2 रिलीज़ होती है और NADH2 का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को मैं स्टेप बाय आपको एक्सप्लेन करती हूँ।